पिछले क्लास में हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ लिया था और जहाँ तक हम देख चुके थे कि हमें इस क्लास में बक्सर के युद्ध के बारे में, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ना है। थोड़ा बहुत हम पीछे का क्विक रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ लिया है। और आज के क्लास में एक और चीज़ हमको थोड़ा सा देख लेना है कि इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इतिहास के इम्पोर्टेंस के बारे में देख लेते हैं कि क्यों। 2-3 पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। पहला पॉइंट्स कि इतिहास हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है जो पिछले समय में हो चुकी हैं और उसका क्या परिणाम आने वाले समय पे हुआ है। जैसे कि अगर हम बहुत सुनने को हमें मिलता है कि मॉडर्न समय में साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत एडवांसमेंट हम कह सकते हैं। वास्तव में इसमें कोई डाउट नहीं है कि मॉडर्न समय में, मॉडर्न एरा में साइंस टेक्नोलॉजी बहुत हद तक विकास हो गए हैं और बहुत अभी इसमें विकास होना बाकी है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि पिछले या मिडाइवल टाइम में या फिर एंशिएंट टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई विकास नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमें एंशिएंट टाइम के गुप्ता पीरियड से, गुप्ता के समय से हमें मालूम है कि उस समय में भी काफ़ी ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुके हैं। एंशिएंट टाइम में गुप्ता पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। मिडाइवल समय में भी हम देख सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि लिटरेचर का भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन हम ऐसा एक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ सोली टोटल साइंस और टेक्नोलॉजी या फिर कोई एडवांसमेंट सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न, कोई एक टाइम फ्रेम में हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो न्यूलिथिक एज है, ठीक, जिसे हम नव पाषाण काल कहते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमें एंशिएंट टाइम में एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। उसमें नियोलिथिक में जो एक नियोलिथिक एज, उसको हम टाइम, बहुत लोगों से आप सुन सकते हैं कि उसे एक नियोलिथिक एज या फिर पीरियड के रूप में कहा जाता है। हम ऐसा अगर हम सोचें कि क्यों हम उसको नियोलिथिक एज, क्यों नहीं हम उसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति क्यों नहीं कह सकते हैं नियोलिथिक को। नव पाषाण काल को एक हम क्रांति के रूप में देख, क्रांति मतलब क्या, एक बड़ा सा चेंज, एक इन्वायरमेंट में, एक सिस्टम में एक चेंज लाना। हम देख सकते हैं कि मेजोलिथिक एज तक, यानी कि मध्य पाषाण काल तक, मध्य पाषाण काल तक क्या था, मध्य पाषाण काल तक हंटर और गैदरर थे, वो नोमैडिक थे, प्लेस टू प्लेस वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, वो घुमक्कर हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही नव पाषाण काल आता है तो वहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट हो जाता है और फार्मिंग के साथ क्या होगा, सेटलमेंट आएगा। वो जो हंटर गैदरर थे वो क्या आ जाते हैं, वो एग्रीकल्चरिस्ट में हो जाते हैं, वो कृषि में आ जाते हैं, वो फार्मिंग में आ जाते हैं, वो एक सेटल लाइफ के रूप में जीना शुरू करते हैं। तो ये हम देख रहे कितना बड़ा चेंज आ रहा है। तो इसलिए इसको हम न्यूलिथिक, नव पाषाण काल न कहकर इसको हम क्या, हम एंशिएंट के बारे में नहीं, हम जस्ट एक क्विक देख रहे हैं कि क्या हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है। ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को देखा जाए कि हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए, हाँ हिस्ट्री का अपना इम्पोर्टेंस है कि हाँ एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें कि हाँ एग्जाम क्रैक करने तक हिस्ट्री को सीमित करते हैं पढ़ना, तो ये शायद कहना थोड़ा सा उसके वैल्यूएशन को थोड़ा सा हम अंडर लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास और बहुत सारा चीज़ हमें बताता है। हम अभी देखते हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन के बारे में कह रहे हैं कि वी आर अल्ट्रा मॉडर्न, वी आर वेरी सिविलाइज्ड पर्सन। लेकिन क्या आप नहीं कह सकते हैं कि आज से कई 4,500-5,000 साल पहले जो पहला फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट जो हम कह सकते हैं शहरीकृत सभ्यता, वो क्या था, हड़प्पा सभ्यता। कितना साल, हजारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। इसलिए इतिहास का इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ हम परीक्षा के परिणामों तक सीमित नहीं कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड स्कोप है। हिस्ट्री का स्कोप बहुत बियॉन्ड है। ये एक हम कह सकते हैं स्काई इज़ द लिमिट। हिस्ट्री में क्या है, स्काई इज़ द लिमिट। तो इसीलिए इतिहास को सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना, थोड़ा सा उसको अंडर एस्टिमेट करना होगा। यानी कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हिस्ट्री को, यानी कि इतिहास को हम सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हम दे सकते हैं कि सिर्फ इसको क्या एग्जाम के लिए पढ़ा जाए, नो, एग्जाम के लिए यस, इसका रिलेवेंस हमको एग्जाम के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें एक अप्रोच देता है। क्या देता है, तो ये हमें एक अप्रोच देता है कि क्या वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, जिंदगी जीने का वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का क्या तरीका होना चाहिए। इतिहास से हमें ये भी जानने को मिलता है। इतिहास से क्या जानने को मिलता है, इतिहास से हमें बीते हुए समय के बारे में एक
अंदाज मिल सकता है कि किस तरीक़ा से सभ्यता दर सभ्यता किस तरीक़ा से परिवर्तन होता गया है। और अगर हम समय के साथ नहीं बदलते हैं तो परिवर्तन में काफ़ी कठिनाइयाँ हमें महसूस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं कि इतिहास का हमने इसीलिए थोड़ा सा देख लिया कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम के दृष्टिकोण तक नहीं पढ़े, इतिहास का बहुत बियॉन्ड स्कोप है, उसको हम लेके चलते हैं और वहाँ से बहुत हमें ज़िंदगी जीने का तरीका में एक हमें समझ में आएगा कि किस तरीक़ा से राजा महाराजाओं ने किस तरीक़ा से, अगर हम देख सकते हैं कि ये जो लोकल रूलर्स थे उस समय में कमज़ोर धीरे धीरे होते गए, कैसे बाहरी आक्रमण होता है हमारे देश पर। बाहरी आक्रमण क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो एक यूनिटी था, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, तो वो क्यों ऐसा हम देखते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसमें क्यों भिन्नताएं आती चली गई, क्यों ऐसा कमज़ोर हो गया, लोकल पावर और वीक हो गया, क्यों ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, क्यों आई, भारत में आकर स्थापित क्यों हुई, स्थापित होने के बाद पॉलिटिकल पावर गेन की। इस सब के पीछे जो कारण है वो कारण क्या था? वो कारण है कहीं ना कहीं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेवलपमेंट, ठीक है, कि डेवलपमेंट विकास के बारे में, विकास क्या कहता है। तो ये इस हमें हिस्ट्री से मालूम चलता है। हिस्ट्री का एग्जाम ओरिएंटेशन, और एग्जाम ओरिएंटेशन के बाद एक अप्रोच देता है कि वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे ऑफ लाइफ, हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए, इतिहास से हमें सीखने को मिलता है। चलिए आज हम पहले ही बता दिए थे कि हमारा ये लेक्चर किस चीज़ के बारे में है, तो ये बक्सर के युद्ध के बारे में है। बैकग्राउंड क्या है? तो बैकग्राउंड में हम आपको पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी होती है। उससे पहले क्या? तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1756 1756 में कौन साइन करता है? सिराजुद्दौला। किधर से? इंडियन साइड से, ब्रिटिश साइड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, हम अलीनगर की संधि पढ़ चुके हैं, सिराजुद्दौला के बारे में भी पढ़ चुके हैं, हमने ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में भी पढ़ लिया है कि किस तरीक़ा से 126 लोगों को जो फोर्ट विलियम है वहाँ पे उस कैसे कब्जा कर लिया जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा, एक छोटे से हॉल में बंद कर दिया जाता है और अगली सुबह देखा जाता है कि 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है। इसके आगे हम क्या देखते हैं? इसके आगे हमें पढ़ने को जो मेजर है, हम कह सकते हैं कि 18वीं सदी, मध्य 18वीं सदी, मिड 18th सेंचुरी का जो वो ग्रेट, हम कह सकते हैं 2 ग्रेट चेंजेज वो लेके आता है ब्रिटिश। वो क्या लेके आता है? तो वो शिफ्ट करता है अपने आप को, एक इकोनॉमी से शिफ्ट करके एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में वो सेटअप करता है भारत में। उससे पहले भी हालांकि थोड़ा बहुत वो इंटरफेयर किया है, लेकिन एक हम मेजर जो कह सकते हैं कि वो स्थापित करता है, इस्टेब्लिश करता है, वो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के एक 1757 में और एक 1764 में, ये दोनों हम देख चुके हैं। इन दोनों युद्धों के बाद जो टोटली हम कह सकते हैं कि उसका एक सोच, वो सोच क्या हो जाता है? तो वो सोच हो जाता है पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, ठीक है, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, राजनीतिक दबदबा, भारत में राजनीतिक दबदबा के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको अपने आप को स्थापित कर चुकी होती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या अभी देखना है। हमने बैकग्राउंड पहले ही बता दिया है कि बैकग्राउंड आज का क्या है, तो बैकग्राउंड है हमारा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हमने पढ़ चुका है, ठीक है। कब होता है? तो बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 को, ठीक है। क्या होता है उसमें? तो उसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। वो कौन था? नवाब ऑफ बंगाल था, ठीक है। उस सिराजुद्दौला की हार होती है और हार के पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो उसका खुद का जो मिलिट्री कमांडर था, जो सैन्य कमांडर था, उसका नाम क्या है? हम बता चुके हैं कि उसका नाम मीर जाफर है। वो उसको धोखा देता है, ठीक है। उसके बाद हम देख चुके होते हैं कि मीर जाफर को 1757 से 1760 तक गद्दी पे बैठाया जाता है और यहाँ से एक कंसेप्ट क्या निकल के आता है? कंसेप्ट ऑफ पपेट नवाब, ठीक है, कठपुतली नवाब, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है? रॉबर्ट क्लाइव रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आगे हम फिर देखेंगे कि 1765 में वो ड्यूल सिस्टम, ड्यूल गवर्नमेंट लेके आता है, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी ले आके आता है। वो आगे की क्लास से बाद में हम बात कर लेंगे, ठीक है। हम देख लेते हैं बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आज का जो हमारा है वो है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कहाँ? हिंदी में भी थोड़ा सा लिख देते हैं, बक्सर का युद्ध, ठीक है। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट क्या है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डेट क्या है इसका? तो इसका डेट है 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। प्लेस क्या है? तो यही नाम ही बता रहा है, नाम खुद में बता रहा है क्या? बक्सर। कहाँ है? तो ये बिहार में है, ठीक है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए
और कल बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 तारीख को 30 सितंबर को बीपीएससी अपना 67वीं री एग्ज़ाम ले रहा है। हो सकता है ऐसा पूछने को आपको मिल जाए, ठीक है। क्या पूछने को मिल जाए? ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ये बक्सर जो जगह है बिहार में वो क्यों इम्पोर्टेंट है, बक्सर का इम्पोर्टेंस क्या है बिहार में। तो यहीं से गंगा नदी बिहार में एंट्री करती है, ठीक है। गंगा नदी को पूछा जाए कि बिहार में कहाँ एंट्री करती है तो वो जगह क्या है, तो वो जगह है बक्सर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि गंगा नदी कहाँ नदी बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से? बक्सर। और पार्टिकुलर जगह बक्सर में ही क्या है वो चौसा, ठीक है। और बक्सर की जो बिहार कैपिटल क्या है पटना, वहाँ से कितना तो 130 किलोमीटर दूर। हम लिख लेते हैं, हो सकता है पूछ ले कि 130 किलोमीटर दूरी कहाँ से? पटना से, ठीक है, बक्सर। यही जगह हम देख लिए। यहाँ से ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन हमको देख, यही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमें डेवलप करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? बक्सर का युद्ध पढ़ रहे हैं। किसके अंतर्गत आता है? इतिहास के अंतर्गत आता है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम देख रहे हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी होती है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की हम कह सकते हैं कि इसको हम प्री मॉडर्न कह देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद से ही हम देख लेते हैं कि वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। बक्सर हम देख लिए, चौसा। यहीं से क्या गंगा नदी बिहार में प्रवेश करते 130 किलोमीटर दूरी है, कहाँ से? पटना से है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बैटल ऑफ बक्सर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कब हुआ? डेट भी बता दिए, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। यहाँ से हम आपको पिछले क्लास में क्या बताए थे कि 3 हमने साल बताया था कि आपको ध्यान रखना है। एक क्या ध्यान रखना है कि 1757 से लेके 1757 से लेके 60 तक, फिर 1760 से लेके 63 तक, और फिर 1763 से लेके 65 तक। ये क्या है? कंसेप्ट ऑफ पपेट नवाब। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये किस चीज़ का कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट ऑफ पपेट नवाब, ठीक है। कठपुतली नवाब, कहाँ का? नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। एक्चुअल कौन कर रहा होता है, तो वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे कौन? मीर जाफर, ठीक है, कर लेना है थोड़ा सा क्विक रिव्यू, ठीक है। उसके बाद कौन? मीर कासिम, फिर कौन? अगेन मीर जाफर को देख रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है 1760 से 63 तक मीर कासिम, लेकिन ये भी धीरे धीरे क्या करता है कि वो इंग्लिश साइड को और इंग्लिश ट्रेडर और इंडियन ट्रेडर और इंग्लिश ट्रेडर दोनों क्या करता है, वो इक्वल करना चाहता है कि अगर ये टैक्स दे रहे हैं तो उनको भी टैक्स देना हो, अगर उनको छूट मिल रहा है तो इनको भी छूट, मतलब दोनों को एक जगह लाने का प्रयास कौन कर रहा है? मीर कासिम। इसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि एक्चुअली में इतना लॉस ऑफ रिवेन्यू हो रहा है, इतना कर का नुकसान हो रहा है, और ब्रिटिश अपना मंशा धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है फोर्टिफिकेशन के द्वारा, पॉलिटिकल पावर के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या कर देता है कि ये कहता है, ये मना कर देता है, तो इसको हटा के मीर कासिम को फिर से दोबारा लाया जाता है गद्दी पे, बंगाल के नवाब के गद्दी पे। मीर कासिम क्या करता है लेटर ऑन, मीर कासिम उसके बाद अवध के नवाब, यहाँ से शुरू हो जाता है कि अवध का नवाब कौन? शुजा-उद-दौला। 2 नाम, एक सिराजुद्दौला और एक शुजा-उद-दौला। उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या वो, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। 2 हम बताए, एक बताए सिराजुद्दौला। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, देखिए कंफ्यूज किया जा सकता है, यूपीएससी एग्जाम है, ठीक है, और स्टेट पीसीएस है। हालांकि स्टेट पीसीएस में उतना कंफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन यूपीएससी एग्जाम आपको कंफ्यूज कर सकता है इस चीज़ को लेकर, सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला को लेकर, क्योंकि यूपीएससी में आजकल जो देखा गया ट्रेंड बदल रहा है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, और 3 से 4 स्टेटमेंट देखा गया है कि 5 से 6 स्टेटमेंट तक दिया जाता है एक क्वेश्चन में, और टाइम काफ़ी लिमिट रहता है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला में दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कीप पेशेंस, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, पॉइंट वाइज थोड़ा सा समय दे के पढ़ना है, ज़्यादा भी हमें नहीं देना है क्योंकि टाइम लिमिट है, उसके विद इन द टाइम लिमिट हमको उसे कंप्लीट करना होता है 100 क्वेश्चन को, ठीक है। हम देख लेते हैं क्या कहता है कि मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम ये क्या करता है, ये चला जाता है किसके पास? अवध के नवाब। कौन रहता है उस समय? शुजा-उद-दौला, ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं शुजा-उद-दौला,
ठीक है, यहाँ चला जाता है। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला मीर कासिम, ठीक है। और उस समय में जो एक तीसरा गुट है वो क्या है, मुगल किंग, ठीक है। उस समय में कौन है, मुगल किंग, क्या नाम है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। कितने का बना, एलाई जो बना, एक जो गुट बना, एलाई ऑफ 3 पावर, कौन कौन, मीर कासिम प्लस कौन, शुजा-उद-दौला, ठीक है। और जो तीसरा हुआ वो हुआ शाह आलम द्वितीय। यही तीनों एक साइड होते हैं, ठीक है। एक साइड हम देख लेते हैं कि एक साइड ये तीनों और दूसरे साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था वो कौन था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है, हेक्टर मुनरो, इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको, हेक्टर मुनरो, ठीक है। हालांकि यहाँ सेना काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे है, 1 2 3, तीनों में एक कोऑर्डिनेशन वैसा नहीं बन पाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टैक्टिक्स दैट वाज यूज्ड अर्लियर इन द बैटल ऑफ प्लासी बाय द हुम, बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो तरीका का उपयोग किया गया था, कब, बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है। प्लासी के युद्ध में जो वो समझ नहीं पाते, तीनों में एक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसी एक बिंदु को लेकर। अगर तीनों का कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई 3 पर्सन है, तीनों का जब तक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक वो उस चीज़ के बारे में ओवरकम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेना यहाँ ज़्यादा होने के बावजूद जीत किसकी होती है, हेक्टर मुनरो। क्यों, कि इसके पास वेल प्लान्ड था, एक प्लान था, ठीक है, कि क्या हमको करना है, किस तरीका से करना है, एक सुसज्जित ढंग था, इस तरीका से हमें करना है। सेना कम थी, इसके बावजूद जीत किसकी होती है, हेक्टर मुनरो की होती है। और मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम की यहाँ पे हार होती है। कब, डेट हम देख लिया है, डेट क्या है, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जो संधि साइन की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं इसको आप यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे के दृष्टिकोण से आप इसको नोट्स बना के लिख सकते हैं कि ये संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप उल्टा के देखें तो उसमें पूछा जा चुका है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये सवाल पूछा जा चुका है। किस टॉपिक पर, तो हालांकि बैटल ऑफ बक्सर पे भी पूछा जा चुका है, बैटल ऑफ प्लासी पे भी पूछा जा चुका है, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि पर भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसका परिणाम क्या हुआ, 1765 में जो संधि साइन की जाती है वो संधि क्या है, तो वो संधि है इलाहाबाद की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि इलाहाबाद की संधि क्या कहता है, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि है, कब हुआ, 1765, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद की संधि। डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कब, 1765, 2 के बीच में, किसके बीच में, तो अवध के नवाब के साथ 2 संधि साइन की जाती है, ठीक है। ट्रीटी नंबर 1 और सेकेंड, जो पहला साइन किया जाता है वो अवध नवाब, ठीक है, कौन, शुजा-उद-दौला के साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या, इसका जो प्रावधान है इसमें क्या है कि सबसे पहला जो युद्ध हुआ है उसके मुआवजा के रूप, खर्चा के रूप में कितना, तो 50 लाख रुपया, 50 लाख, क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वार इंडेमनिटी, वार इंडेमनिटी। किसको देना होगा, शुजा-उद-दौला को देना होगा, ठीक है। किसे, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, 50 लाख रुपया देना होगा। और दूसरा क्या, कारा, प्लेस जो है वो है कारा, ठीक है, और इलाहाबाद,
इलाहाबाद, ठीक है, ये दे देना होगा किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जो पहला संधि है वो क्या है कि उस अवध के नवाब किसके, शुजाउद्दौला के साथ क्या क्या, 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50 लाख रुपया वार्ड इंडेमनिटी के रूप में, ठीक है, और दूसरा कारा और इलाहाबाद जो जगह है वो यहाँ। अब दूसरा जो होता है ये साइन किया जाता है किसके साथ, तो मुगल किंग शाह आलम द्वितीय को। क्या बोला जाता है कि आप पेंशन पे चले जाए, ठीक है, चलिए आपको हम पेंशन थोड़ा सा देते हैं और आप थोड़ा सा बहुत, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपने बहुत कर लिया कुछ, ठीक है, अब हमें करने दीजिए, आपको हम पेंशन देते हैं, बैठे बैठे आपको बैठे बिठाए खिलाते हैं, ठीक है, कितना, 26 लाख 26 लाख क्या एनुअल पेमेंट, ठीक है, एनुअल पेमेंट कितना, 26 लाख पेंशन के रूप में, ठीक है। और इनको बोला जाता है क्या कि आप इलाहाबाद फोर्ट में रहने के लिए, ठीक है। और ये जो कारा और इलाहाबाद जो शुजाउद्दौला से लिया गया था वो इनको दे दिया जाता है, यानी कि कारा और इलाहाबाद किनको दे दिया जाता है, तो शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि इनको रहने के लिए कहाँ, तो इलाहाबाद फोर्ट में इनको रहने के लिए कहा जाता है, ठीक है, इलाहाबाद फोर्ट में इनको रहने के लिए कहा जाता है। ये 2 ट्रीटी है, इलाहाबाद की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, 1765 अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है, और दूसरा शाह आलम द्वितीय मुगल किंग, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसका हम कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा एक क्या हम एक रिजल्ट के रूप में बैटल ऑफ बक्सर का कह सकते हैं, वो क्या कि ब्रिटिश साइड जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे दीवानी राइट मिल जाता है किसका, कौन कौन सा जगह का, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी राइट, व्हाट इज दीवानी, रिवेन्यू, ठीक है, राइट अधिकार, यानी कि राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू, राइट टू कलेक्ट टैक्स किसके हाथ में मिल जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं और हम देख लेते हैं, ये लास्ट हमारा पॉइंट है आज का। क्या पॉइंट है कि रिवेन्यू दीवानी राइट किसके हाथ में मिल जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में क्या मिल जाता है, दीवानी राइट, ठीक है। यानी दीवानी राइट मिलना मतलब क्या, राइट टू कलेक्ट व्हाट, राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू, टैक्स, और टैक्स से ही वही तो, रिवेन्यू इज एवरीथिंग, ठीक है, विदाउट रिवेन्यू वन कैन नॉट सर्वाइव, कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि हमें कोई एस्टेट चलाना है, हमें कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, कोई भी इकोनॉमी हो गया, कोई भी ऐसा सिस्टम है उसे चलाने के लिए रिवेन्यू मस्ट, ठीक है, रिवेन्यू हमें चाहिए ही चाहिए। और रिवेन्यू का जो राइट है वो किसके हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्या, रिजल्ट ऑफ क्या, बैटल ऑफ बक्सर, रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर क्या, दीवानी राइट्स, ठीक है, दीवानी राइट्स मतलब क्या हुआ, दीवानी राइट्स का राइट टू कलेक्ट व्हाट, रिवेन्यू या फिर टैक्स, राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू टैक्स किसको मिल जाता है, ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। कौन कौन से जगह का, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट, ये जगह है बिहार, बंगाल और उड़ीसा। क्या मिल जाता है, दीवानी राइट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी राइट्स, इट इज सिंपली व्हाट, दीवानी मीन्स व्हाट, दीवानी मीन्स रेवेन्यू, ठीक है, दीवानी मीन्स व्हाट, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज दीवानी, सिंपली इट इज, निजामत मीन्स व्हाट, निजामत मीन्स फौजदारी, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द क्रिमिनल साइड, ठीक है, बट दीवानी इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू साइड। सो व्हाट इज, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, दैट इज द दीवानी राइट। और ये किसको मिल जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन कौन से जगह का, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। किसका रिजल्ट रहता है, तो ये रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। 1764 के बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि दीवानी राइट मिल गया, ठीक है। कब मिला, 1764 के युद्ध के बाद 1765 में इसको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को यहाँ पे पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के रूप में स्थापित कर चुकी होती है। यानी कि अगर पूछा जाए कि 18वीं शताब्दी का, 18th सेंचुरी का, ठीक है, अगर 2 निर्णायक युद्ध बताया जाए, 2 निर्णायक पॉइंट बताया जाए,
ठीक है। तो वो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किस तरीका से वो शुरुआत क्या होता है, तो मेजरली कह सकते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद अपने आप को पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को पूर्णतः पॉलिटिकल यूनिट के रूप में स्थापित कर चुकी होती है, तो हमें टिक करना होगा बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद अपने आप को स्थापित कर चुकी होती है। और आगे के क्लास में फिर इसके आगे देखेंगे कि किस तरीका से भारत में मेजर डेवलपमेंट होते हैं, किस तरीका से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को और आगे बढ़ाती जाती है, आगे के क्लास में हम देखेंगे।